नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग मित्रों? आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है और मैं चाहती हूँ आप लोग ज्योतिष सीखिए और अपने भी और अपनों का भी कल्याण कीजिए। और अच्छी जो लोग भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि ज्योतिष चमत्कार नहीं है, कोई विज्ञान नहीं है, ये सब अंधविश्वास है, तो आप लोग जुड़िए और पढ़िए। उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में ज्योतिष एक गूढ़ विद्या है और उसके समझने से, उसके हिसाब से चलने से अपने जीवन का कल्याण निश्चित होता है और हम सही मार्ग को भी चुन पाते हैं। तो मित्रों, हमारी चर्चा चल रही है कि नक्षत्र महादशा नक्षत्रों से बनती है, तो कुंडली देखने के लिए नक्षत्रों की क्या भूमिका है। तो इसमें मैंने 18 नक्षत्रों तक बता दिया था, मेष से लेकर के और वृश्चिक राशि तक मैंने नक्षत्रों के बारे में आपको ज्ञान में बताया था। अब उससे आगे हम आज चलेंगे धनु और मकर, कुंभ और मीन। तो हमारी 8 राशियों की गणना हो चुकी है और धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 4 राशियों की आज हम गणना आपके साथ करेंगे। तो धनु का जो स्वामी नक्षत्र होता है वो मूला होता है। तो नक्षत्र क्या है पहले ये समझ लीजिए। आकाश मंडल में स्थित जो अनेक हमको चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं, जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जो तारों का समूह, आकाश मंडल में जो तारों का समूह होता है उसी को नक्षत्र कहा गया है। वो नक्षत्र जो है वो पृथ्वी पर अपने प्रभाव डालते हैं और पृथ्वी पर रहने वाले जातकों पर भी प्रभाव डाल पड़ता है। और राशियां भी आकाश मंडल से स्थित ग्रहों के अनुसार और उनकी आकृति के अनुसार निश्चित की गई हैं। तो इनका, राशियों का और नक्षत्रों का कुंडली में बहुत बड़ा महत्व है। तो इनको सीखना चाहिए, समझना चाहिए, जिससे आप अच्छी तरह से फलित को कर सकें। तो आज हम बताएंगे कि धनु, ये धनु राशि है, मकर, कुंभ, मीन। तो धनु राशि का जो नक्षत्र होता है वो मूल होता है। ये धनु राशि में जो आता है वो यहाँ पर 19वां नक्षत्र है। हमने 18 नक्षत्रों की 9 करके गणना कर दी है, तो 18वां नक्षत्र का अब तक पूरा हो गया है और ये 19 नक्षत्रवां जो है ये मूल का होता है। तो जो मूल का नक्षत्र होता है वो धनु पर 13 डिग्री 20 मिनट तक रहता है और 3 डिग्री 20 मिनट से 0 से 3 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 3 डिग्री 20 मिनट, इस तरह से 13 डिग्री 20 मिनट तक यहाँ पर धनु राशि में मूल का नक्षत्र रहेगा। तो जब चंद्रमा 0 से लेकर के और 13 डिग्री 19 मिनट तक रहेगा और 19 मिनट तक रहेगा और जैसे 20 मिनट पूरा करेगा वैसे ये मूल की दशा जो है स्वयं खत्म हो जाएगी, मूल का नक्षत्र समाप्त हो जाएगा और केतु की महादशा समाप्त हो जाएगी। तो ये मित्रों देखना है कि इन राशियों में चंद्रमा कितनी डिग्री पर बैठा हुआ है। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि अगर चंद्रमा का 0 से लेकर के अगर 10 डिग्री तक भोगांश हो गया है तो उसमें महादशा कितनी कम हो जाएगी और आगे की कितनी महादशा भोगनी पड़ेगी और हर ग्रह की दशा कितने उतने वर्ष की होती है। तो ये विंशोत्तरी दशा के नाम से प्रसिद्ध है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अभी आप समझ लीजिए कि यहाँ 13 डिग्री 20 मिनट तक अगर चंद्रमा धनु राशि में रहेगा तो मूल की नक्षत्र होगा और महादशा केतु की रहेगी। इसके बाद में जब 13 डिग्री 21 मिनट पर चंद्रमा यहाँ आएगा, दूसरे नक्षत्र में प्रवेश करेगा, तो वो पूर्वाषाढ़ा होगा, वो 20वां नक्षत्र कहा जाएगा और वो पूरा पूर्वाषाढ़ा होगा। वो 26 डिग्री 20 मिनट तक चंद्रमा धनु राशि में रहेगा, तब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और उसका स्वामी जो है वो शुक्र कहलाएगा। तो उस वक्त, जिस वक्त जातक की दशा चलेगी, जन्म होगा धनु में, तो उस वक्त 13 डिग्री 20 मिनट के बाद जो नक्षत्र आएगा उसमें पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होगा और उसमें जो है शुक्र की महादशा आएगी। तो ये आप समझ लीजिएगा, ये मैं जरूर आपको बताऊंगी कि कितनी डिग्री समाप्त होने के बाद में ग्रह की दशा कितनी कम हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि जन्म के समय शुक्र की दशा आई है और शुक्र की दशा सिर्फ 8 वर्ष ही है और बाकी भोग समाप्त हो गई है। वो कैसे हुई है वो मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद में 26 डिग्री 40 मिनट पूरा करने के बाद चंद्रमा जब अगली नक्षत्र में प्रवेश करेगा
26 डिग्री 40 मिनट के आगे तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हो जाएगा और इसका ग्रह जो है सूर्य होगा। तो ये मैंने पहले भी बताया है कि 9 ग्रहों का क्रम ऐसे होता है, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध और बुध। इसके बाद केतु 28वां नक्षत्र में केतु स्वामी होगा। तो ये 27 नक्षत्र बुध तक होंगे। तो जब आगे 26 डिग्री 40 मिनट के बाद चंद्रमा पहुंचेगा तो उस समय उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की महादशा होगी, नक्षत्र होगा और उसमें सूर्य की महादशा मित्रों हो रहेगी। जातक के जन्म के समय व्यक्ति की या पुत्र की, बालकिका की जो भी है वो महादशा सूर्य की रहेगी। इसके बाद फिर यहाँ 30 डिग्री का भोगांश करने के बाद चंद्रमा जब यहाँ मकर राशि में प्रवेश करेगा तो मकर राशि में ये उत्तराषाढ़ा का एक नक्षत्र यहाँ पर रहेगा। इसके बाद दूसरा और तीसरा, चौथा, ये 3 नक्षत्र यहाँ उत्तराषाढ़ा के मकर में रहेंगे। इसके स्वामी सूर्य होंगे और इसके बाद में फिर श्रवण नक्षत्र शुरू हो जाएगा और श्रवण नक्षत्र के 4 चरण होंगे, क्योंकि एक राशि में नक्षत्रों के 9 चरण पूरे करता है चंद्रमा। तो यहाँ जब उत्तराषाढ़ा पूरा हो जाएगा तब फिर श्रवण नक्षत्र शुरू होगा। तो उसके बाद में फिर उसका स्वामी जो होगा वो चंद्रमा होगा। तो 4 चरण श्रवण के चंद्रमा का यहाँ पर भोग करेगा। इसके बाद फिर आएगा धनिष्ठा नक्षत्र। तो 3 और 4 7, इसके बाद 2 नक्षत्र यहाँ पर धनिष्ठा के आ जाएंगे। चंद्रमा क्योंकि एक राशि में 30 डिग्री तक रहता है, 30 डिग्री पूरी करने के बाद में फिर अगली राशि में प्रवेश करता है। तो 30 डिग्री तक पूरी करने के लिए चंद्रमा नक्षत्र के 9 चरण का भोग करता है। तो पहले जो बची हुई नक्षत्र हैं उनका करेगा, इसके बाद पूर्ण नक्षत्र जो आता है जैसे ये श्रवण नक्षत्र, इसके पूरा 4 चरण भोग करेगा और इसके बाद धनिष्ठा के 2 नक्षत्र, तब यहाँ पर 30 डिग्री पूरी हो जाएगी। और धनिष्ठा का जो स्वामी है वो मंगल होगा। तो इसके बाद में जब आगे यहाँ पर 30 डिग्री पूरी हो जाएंगी तो फिर यहाँ धनिष्ठा का 2 चरण वहाँ बीत गया था और 2 चरण यहाँ पर चंद्रमा भोग करेगा धनु राशि, कुंभ राशि पे। तो सबसे पहले धनिष्ठा की नक्षत्र आएगा और इसमें मंगल की महादशा आएगी। इसके बाद आएगा शतभिषा नक्षत्र के 4 चरण कुंभ राशि में रहते हैं। तो जिस समय जातक का जन्म हुआ है तो वो महा नक्षत्रों के साथ उसकी चंद्रमा की डिग्री को समझना भी आवश्यक है कि कितनी डिग्री पर चंद्रमा है, उस समय नक्षत्र का क्या चरण है। तो ये जब आप समझ लेंगे तब आपको दशा भी समझ में आ जाएगी और उसके स्वामी भी समझ में आ जाएंगे। तो जब शतभिषा नक्षत्र यहाँ शुरू होगा तब उसका स्वामी राहु होगा। शतभिषा नक्षत्र का स्वामी राहु होता है। तो 2 ये पूरा करेगा, 4 ये 6। अब इसके बाद 3 नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद के कुंभ राशि में रहेंगे। 3 नक्षत्र यहाँ पर रहेंगे। तो चंद्रमा जो है यहाँ पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चला जाएगा। उसका स्वामी जो है ग्रह जो होगा वो बृहस्पति होगा, गुरु होगा। तो जब यहाँ से पूरा करने के बाद 3 नक्षत्र यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। चौथा नक्षत्र लास्ट का जब आएगा यहाँ पूर्वा भाद्रपद का, तो यहाँ बृहस्पति की पहले चरण में चंद्रमा अगर 3 डिग्री 20 मिनट तक है तो वो पहले चरण में होगा और उसकी जो महादशा रहेगी वो बृहस्पति की रहेगी, गुरु की रहेगी। इसके बाद में फिर उत्तराभाद्रपद आ जाएगा। उत्तराभाद्रपद के 4 चरण होंगे। वो उसमें इसके स्वामी जो है वो मीन राशि में शनि हो जाएंगे। और इसके बाद में 4 चरण पूरे करने के बाद अंतिम चरण में जब चंद्रमा पहुंचेगा तो उस समय रेवती का नक्षत्र होगा और रेवती के भी 4 चरण 20 डिग्री के आगे जब चंद्रमा पहुंचेगा मीन राशि में तो वो 4 चरण पूरे करेगा 13 डिग्री 20 मिनट और 13 डिग्री की 20 मिनट के बाद में 30 डिग्री पर यहाँ लास्ट में जो रेवती नक्षत्र आएगा। तो रेवती नक्षत्र तो उसका बुध का नक्षत्र होता है और रेवती नक्षत्र को यह अंतिम चरण का 27वां नक्षत्र कहा गया है। तो यहाँ पर मूल की दशा शुरू हो जाएगी। अगर 20 डिग्री के बाद में किसी जातक का जन्म हुआ है तो वो फिर मूल की दशा यहाँ पर मीन राशि में शुरू हो जाएगी। तो मित्रों, जहाँ से नक्षत्र का पूर्ण होता है, पूरा कर लेता है 4 चरण का, उसके आगे
फिर दूसरा नक्षत्र शुरू हो जाता है तो उसमें जोड़ लग जाता है, इसलिए उसे संधि काल कहा जाता है। और उस नक्षत्र में उन नक्षत्रों को मूलगणांत नक्षत्र कहते हैं। तो ये पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि हमारे 12 राशियों में 9 नक्षत्रों को विभाजित किया गया है। तो लास्ट में धनु से लेकर के मीन राशि तक 4 राशियों में ये हमारे 9 नक्षत्र आ गए, 19 से लेकर के और 27 तक। ये 4 नक्षत्र जो है ये मीन राशि है, मैंने क्रम बदल दिया है लेकिन गणना वही है। मीन राशि पर राशि पूर्ण होती है और मेष से शुरू होती है। तो काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि से राशि शुरू होती है और मीन राशि पर यहाँ 12वें भाव में समाप्त हो जाती है। तो जब हम ये गणना कर रहे हैं, आपको सीरियल से बता रहे हैं, पहले मेष से कर्क तक बताया, फिर सिंह से लेकर वृश्चिक तक बताया और धनु से लेकर के अब मैंने मीन राशि तक, तो पूरी राशियों की मैंने आपको महादशा की नक्षत्रों द्वारा गणना करके बताया है। और दूसरा 28वां नक्षत्र जो है वो अभिजीत नक्षत्र कहा गया है। तो इसमें कहते हैं कि उत्तरा आषाढ़ा की अंतिम की प्रथम की 15 घटियां और श्रवण की 4 घटियों को मिलाकर 19 घड़ी का जो मान होता है वो अभिजीत मुहूर्त का मान होता है। और उसका इसमें राशियों में कोई गणना नहीं होती है, ये शुभ कार्यों में अभिजीत मुहूर्त को लिया जाता है, जो प्रत्येक दिन 11:45 से लेकर के और 12:25 तक रहता है। इसमें राहु काल को जरूर देखना पड़ता है कि इस समय राहु काल तो नहीं चल रहा है, नहीं तो ये शुभ मुहूर्त माना गया है, अभिजीत मुहूर्त शुभ मुहूर्त माना गया है। अगर आपको कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा है किसी शुभ कार्य करने के लिए तो अभिजीत मुहूर्त में शुरू कर सकते हैं और शुरू किया जाता है, क्योंकि मुहूर्त का भी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व होता है। क्योंकि कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो मित्रों अगर शुभ मुहूर्त में नहीं किया जाता है तो उसका फल हमें शुभ नहीं प्राप्त होता है। तो मुहूर्त की चर्चा हम आप लोगों से आगे करेंगे। तो मित्रों आज मैंने 27 नक्षत्र और एक अभिजीत नक्षत्र के बारे में आपको बताया है। तो ये 27 नक्षत्रों का हमारी कुंडली पर या जातक की कुंडली पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उनसे दशाएं कैसे निकाली जाती हैं, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। तो आप मेरे साथ जुड़िए। अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल को सदैव देखते रहिए। और मित्रों किसी भी भ्रम में मत आइए कि ज्योतिष अंधविश्वास है, ज्योतिष अंधविश्वास नहीं है। ज्योतिष ग्रहों और नक्षत्रों के द्वारा और भूमंडल की या पृथ्वी की स्थिति देखकर जो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो ये हमारे जो ग्रह और नक्षत्र हैं इनके द्वारा यह हमारा जीवन प्रभावित होता है, हमारी दैनिक कार्य क्रिया चलती है। अगर सूर्योदय नहीं होगा तो अंधेरा रहेगा, तो व्यक्ति अपने दैनिक कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकता है। इसलिए ग्रहों का जीवन पर भी बहुत प्रभाव है। तो ग्रहों से ही हमारे नक्षत्रों की गणना होती है, तो ये जानना आवश्यक है। और मित्रों आज के लिए इतना ही, आगे के लिए फिर नमस्कार।